फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, सेक्शन 92 जो है वो आपका कॉन्टिन्यूशन है आपका सेक्शन 91, यानी कि सेक्शन 91 के बाद ही सेक्शन 92 का एक्सटेंशन वर्जन बोल लीजिए ऐसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो आपका सेक्शन 91 में था, ठीक है, आपने रिटर्न में कर लिया, जो सेक्शन 91 में आपने पढ़ा, ये एक दो तरीके के पढ़े थे हमने उसमें, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं करना चाहिए था पर आपने रिटर्न में कर लिया, तो अब आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट एविडेंस देंगे। और एक दूसरी चीज़ जिसको आपको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा या रिटर्न में करना ही पड़ेगा, सेल डीड, गिफ्ट डीड। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई भी कंट्राडिक्शन, वेरिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, कोई क्लॉज हटाना है, टर्म हटानी है, या उसमें कुछ ऐड ऑन करनी है, या कुछ चेंज करने हैं, कंट्राडिक्शंस करनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो उससे रिलेटेड भी आपको ओरल एविडेंस नहीं देना होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना होगा। एक बार बात करते हैं क्या लिखा है। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट अंडर डिपोजिशन, वही वाली बात लिखी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है, कोई डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन मतलब सेक्शन 91। नो एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, तो ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा, आपका स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड बिटवीन द पार्टीज सच रिप्रेजेंट। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लो ये एग्रीमेंट था, ठीक है, सेल डीड थी। सेल डीड में अब क्या करता है, ए और बी के बीच में थी, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें ए कहता है कि नहीं, हम हमारा ना 3 महीने का टाइम और आगे बढ़ गया था, इसमें 3 महीने का तो था, 3 महीने का एक्सटेंशन और भी बढ़ गया था। तो कोर्ट कहेगी कि आपने इसमें लिखवाया है 3 महीने और बढ़ जाएंगे, तो हाँ, वो कहेगा नहीं, तो फिर आपका ये चीज़ मानी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इससे रिलेटेड जो भी अगर आप कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई पॉइंट हटाते हैं, ये है, वो है, कल को ये आता है कि जो 3 महीने का टाइम था वो एक्सटेंड कर दिया, तो ये एडिंग हो गया, ठीक है। पर एडिंग हो गया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा एडिंग का, कि जैसे 3 महीने का टाइम लैप्स होने के बाद 3 महीने का और मिल जाएगा, ऐसे कुछ आपने लिखा नहीं था, लिखत में कोई बात नहीं करी थी। तो अब आपको इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना होगा, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 91 क्या कह रहा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड है या कोई आपने डॉक्यूमेंट रिटर्न में कर लिया है, तो भैया रिटर्न ही चलेगा, ओरल ना दोगे। तो यहाँ पर भी वही बात करी गई है। तो यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी एडिंग होगी, प्लस कुछ और लगाने है, सब्ट्रैक्टिंग करनी है, तो आपको डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपको कुछ दी गई है कि आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। तो ये 6 हैं, पहले अभी ये डिसाइड करते हैं। तो पहला लिख रखा है इनमें, प्रोवाइजो 1 दे रखा है, फैक्ट इनवैलिडेटिंग द डेट्स। अब जैसे ऐसे कुछ इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है जिसको मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, फ्रॉड के बेस पे, या इलीगैलिटी के बेस पे आपका कर दिया है, तो इलीगैलिटी फ्रॉड इससे रिलेटेड, जैसे मान लो ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। अब ए ने कहा इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन डी पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ए एंटर इनटू रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ए जो था वो आपका एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है, विद बी, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था, बी के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में आया। वर्क सर्टेन माइंस, माइंस का कुछ काम था, द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स, ए वॉज इंड्यूस्ड टू बाई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। अब ए को जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया, वो बी ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंटेशन करा था, यानी कि ये कुछ था और बन के कुछ आया, बहरूपिया बनकर आया एक तरह से, ठीक है। ये मान लो ये कहता है कि ये जो माइन है ये मेरी माइंस है, ठीक है। ए आ जाता है इसके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कि ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, आप ये माइन देना। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये ए को पता चलता है, यार ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसका मालिक तो बी नहीं, इसका मालिक तो एक्स है। तो अब यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड ये ओरल एविडेंस दे सकता है कि अगर इसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब इस टर्म से रिलेटेड तो वो पलट नहीं सकता, हालांकि अब ये तो माना ही नहीं जाएगा ना, अगर कोई चीज इलीगल से हुई है तो आपका तो वो माना ही नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। पर ये फ्रॉड से रिलेटेड, मिसप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या इससे कुछ इलीगल हुआ है इसके साथ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एविडेंस दे सकता है, ठीक है। कौन सा? ओरल एविडेंस भी दे सकता है, ठीक है। तो एक बार बात करते हैं उस पर क्या लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट है, ठीक है, इनवैलिडेट क्या होगा, फ्रॉड, इंटिमिडेशन यानी कि दड़ा धमका के अगर वाली इलीगैलिटी है, ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द वांट ऑफ कैपेसिटी इन एंड कंट्राडिक्टिंग पार्टी, ठीक है, तो उसकी मिस्टेक से हुआ है या कुछ हुआ है, इससे रिलेटेड मिस्टेक ऑफ लॉ भी है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, या लॉ से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, कि माइनर नहीं आ सकता कॉन्ट्रैक्ट में और माइनर आ गया, तो उससे रिलेटेड भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो ओरल एविडेंस आप तभी दे सकते हैं प्रोवाइजो 1 के तहत, जब आप कुछ आपके साथ इलीगैलिटी हुई है, इलीगैलिटी कि डॉक्यूमेंट के वैलिडेशन की, ये डॉक्यूमेंट वैलिड है भी या नहीं है, उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। जब क्वेश्चन उठेगा कि ये डॉक्यूमेंट
वैलिड है या नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे देखें तो प्रोवाइजर 2 देखते हैं। प्रोवाइजर 2 क्या कह रहा है? प्रोवाइजर 2 कह रहा है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, यानी कि आपने एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कर लिया, डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपने एक सेपरेट कर लिया। इससे रिलेटेड पहले एक इलस्ट्रेशन देखते हैं एफ। अब देखिए एफ में क्या हुआ, ए ऑर्डर्स गुड बी, यानी कि ए ने कुछ ऑर्डर्स बी से मंगवाए बाय लेटर के, नथिंग इज सेट टू द टाइम ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की उसमें बात नहीं थी। ठीक है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में आपका ये जो डॉक्यूमेंट हुआ था लेटर के थ्रू, इसमें टाइम की पेमेंट की नहीं थी। ए ने बी से कुछ सामान मंगवाया और टाइम नहीं बताया कि मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, ये चीज इसमें मिसिंग थी। ठीक है, एंड एक्सेप्ट द गुड्स एंड ऑन डिलीवरी, बी यू ए फॉर अ प्राइस। अब बी जो है वो ए पे केस कर देता है। ए में शो दैट द गुड्स वर सप्लाइड ऑन द क्रेडिट एंड द टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड। अब ये कहता है कि बी कहता है कि आपका ए में शो दैट कुछ ए बताता है कि सिंपल सी बात, इसे ऐसे समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए के और बी के बीच में, इसमें क्या था, टाइम मिसिंग था कि कब पेमेंट करेगा ए बी को। अब बी ए पे केस कर देता है कि भैया पेमेंट का टाइम तो इसने बताया नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज मिसिंग है। अब ये कहता है कि यहाँ पर ए और बी, ए कहता है कि यहाँ पर है ना जी ओरल एग्रीमेंट हुआ था हम दोनों के बीच में, इससे हटकर कि हम आपको पेमेंट जो है वो क्रेडिट के बेस पे देंगे, क्रेडिट मतलब उधार के बेस पे देंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो यहाँ पर चीज जो इसमें मिसिंग थी, ठीक है, जो इसमें चीज मिसिंग थी उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर क्रेडिट पे देगा या फिर आपका एडवांस में देगा, या इससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब एडवांस में देगा, क्रेडिट में देगा, या देगा ही नहीं, इससे रिलेटेड अगर का सवाल उठता है तो इससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि अब कोर्ट के सामने ये केस गया, कोर्ट के सामने बी गया और ए गया। बी कहेगा जज साहब ये इसने पैसा दिया नहीं, ये देखो ये रिटर्न एग्रीमेंट है। तो कोर्ट कहेगा ठीक है, ये आप दोनों का रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें पेमेंट कैसे देनी है, क्या देनी है, इसके बारे में तो जिक्र है ही नहीं। तो बी कहेगा जी इसका हमारे बीच में ना एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि ये मैं 3 लाख रुपए जो है वो एडवांस में दूंगा। तो कोर्ट कहेगा ठीक है, आप इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस ला सकते हो कि आपके बीच में ऐसी कोई बात हुई थी। ठीक है, अब ये कोई अपना फैक्ट बता रहा है 3 लाख का, या ये कह रहा है कि क्रेडिट का। ठीक है, ये कह रहा है कि क्रेडिट पे दूंगा, ये कह रहा है 3 लाख पे दूंगा। तो इन दोनों अपने से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर वो चीज मिसिंग थी। ठीक है, अगर वो लिखी होती तो भैया डॉक्यूमेंट्री माना जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों की अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी ओरल एविडेंस हो सकता है, इससे भी ओरल एविडेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज थी नहीं। अब मान लो ये चीज यहाँ पर थी कि 3 लाख रुपए देगा बी, ए जो है वो बी को 3 लाख रुपए देगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बी फिर सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपका बी कहता है कोर्ट को जैसा इसने पैसा नहीं दिया और कहा था 3 लाख रुपए एडवांस में देगा। तो कोर्ट कहेगी दिखाओ एग्रीमेंट में ये बात लिखी है, तो बी कहेगा हाँ देखो एग्रीमेंट में बात लिखी है। अब एक यहाँ कहते हैं कि नहीं जी एग्रीमेंट में तो चलो लिखा हुआ है मैं मान लूँ, मतलब अलग बात है, पर यहाँ पर जो है वो क्रेडिट पे हुआ था। तो कोर्ट कहेगी ए को लाला एक बात बता, तूने यहाँ पर लिखा था ना, और ठीक है, तो अब क्रेडिट वाली बात पे तू ओरल एविडेंस नहीं दे सकता। ठीक है, और क्रेडिट वाली बात पे तू ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू 3 लाख रुपए एडवांस देगा इन्हें, तब आपको ही डिलीवर्ड होगा। अब इसे एडवांस दे या इसको इसका पैसा दे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ सिचुएशन क्या हुई, यहाँ सिचुएशन ये हुई कि पहले तो यहाँ चीज मिसिंग थी। ठीक है, पहले तो यहाँ मिसिंग थी। अगर चीज मिसिंग है कोई चीज पे तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, बी देगा या ए देगा अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, बट अगर वो चीज मिसिंग नहीं है तो आपका कोई भी ओरल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड ही आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही विन करेगा। तो ये सिंपल सी बात थी, 3-4 बार वीडियो सुन लो अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें प्रोवाइजर 2 के लिए कुछ कंडीशंस है। डॉक्यूमेंट इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, यानी कि डॉक्यूमेंट का साइलेंट होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट का साइलेंट होना जरूरी है। जैसे उसमें था ना कि 3 लाख की पेमेंट कैसे करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये था, यहाँ पर यही था कि पेमेंट कैसे होगा, नथिंग इज सेड टू बी पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट देने का तरीका क्या था, वही साइलेंट है। ठीक है, तो ये चीज उठ सकती है। अब इसमें फिर दूसरी बात है डॉक्यूमेंट शुड बी इनफॉर्मल नेचर। डॉक्यूमेंट जो था वो शुड बी इनफॉर्मल होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट दोनों के बीच में था वो लेटर ही तो था, वो इनफॉर्मल था। ठीक है, ऑन सच मैटर ऑन ए सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट का मतलब बाद में उनके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ। अब इसमें फिर एक और चीज है कि आपका ओरल एग्रीमेंट वाज कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ओरल एग्रीमेंट है वो टर्म्स से बात कर रहे थे। वहां पर क्या था, एफ वाली जो इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी है उसमें ये था कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे रिलेटेड ही वो टर्म थी।
ठीक है, पर वहां पर वो मिसिंग थी, तो साइलेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट शुड बी इनफॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद हमारा प्रोवाइजो 3 है। प्रोवाइजो 3 बात करता है आपका कि कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है इवेंट होने से पहले लगा दी जाती है, कंडीशंस लगा दी जाती है, यानी कि कोई इवेंट है उसके होने से पहले कि ये काम तभी होगा जब पहले ये काम होगा, कोई कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। जैसे गिफ्ट डीड है, उस गिफ्ट डीड में कंडीशन लगा दी कि ए के पास ये प्रॉपर्टी तभी जाएगी, ए के सॉरी बी के पास ये प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी बी के पास तभी जाएगी जब ये बी जो है वो आपका शादी कर लेगा, ठीक है, मैरिज कर लेगा। तो यहाँ कंडीशन लगा दी, क्योंकि ये एग्रीमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब शादी हो जाए, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दिया कि पहले कुछ कंडीशन है वही पूरी होगी तभी। तो यहाँ पर क्या है कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो इवेंट होने से पहले लगा दी जाती है, इसका मतलब ये होता है पार्टीज एंटर इनटू अ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है कि पार्टीज को पहले एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट में आना चाहिए, ठीक है, किससे रिलेटेड? आपका एनी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट इनसे रिलेटेड। सच ओरल एग्रीमेंट प्रेसिडेंट मतलब आपका कोई ओरल, इससे देखिए इसे ऐसे बात करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, कोई एग्जिस्टेंस है किसी का सेपरेट ओरल एग्रीमेंट का, कि हम दोनों के बीच में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ ही नहीं हुआ। कंडीशन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेजेंट, उनके वो एक कंडीशन प्रेजेंट लगा देते हैं। मान लो ए ने बी के नाम ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करा और कह देता है कि ये अब एक कंडीशन है कि मैरिज से रिलेटेड, पर अब इनका क्या है कि ये तभी एग्जीक्यूट, ये तो रिटर्न में है, पर इसकी जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी कि जब शादी होगी तभी ये होगा, तो अब इस पे तो रिटर्न एग्रीमेंट में कोई बात नहीं थी ना, रिटर्न एग्रीमेंट इसका कुछ हुआ था, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि शादी करेगा बी तभी इसके नाम प्रॉपर्टी होगी ए की, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड ये वाली बात को रिलेटेड को आपका कंडीशन प्रेसिडेंट दे सकता है, ठीक है। ये वाली बात है कि हम दोनों के बीच में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि भैया मैरिज करेगा तो अब जज साहब के सामने केस जाएगा, देखो कोर्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बी कहता है, ए कहता है कि मैंने बी के नाम जो प्रॉपर्टी करी है गिफ्ट डीड, वो इसी शर्त पे करी थी कि ये शर्त शादी करेगा, ठीक है, तभी इसके नाम होगा, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, शादी नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तो कोर्ट कहेगा कि एक बात बताओ, आपने इस एग्रीमेंट में तो ये बात थी नहीं, तो ये इससे रिलेटेड आप कोई ओरल एविडेंस लेकर आओ, ठीक है, तब ओरल एविडेंस एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तभी आपका ओरल एविडेंस एक्सेप्ट होगा कि कंडीशन प्रेसिडेंट से को साबित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं, प्रोवाइजो 1 पढ़ा, प्रोवाइजो 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, ये सारे के सारे हमने प्रोवाइजो क्यों पढ़े कि आपका ओरल एविडेंस इन सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है। तो पहली कि डॉक्यूमेंट से इनवैलिडेटेड से रिलेटेड कोई बात है तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है कब? जब उसमें कोई पॉइंट जो था वो साइलेंट था एग्रीमेंट में, तो दे सकते हो। और अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है कि मतलब इस एग्रीमेंट को तभी, ये रिटर्न एग्रीमेंट था, इसको पूरा ये तभी होगा जब आपका कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगी हुई है कि पहले ये होगा देन ये होगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 4। प्रोवाइजो 4 बात करता है आपका ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनमें आपको रजिस्टर्ड नहीं करवाना था, जिसकी जरूरत नहीं थी राइटिंग में, पर तब भी आपने करवा लिया, उससे रिलेटेड आपने एक सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट करा, यानी कि सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट मतलब यानी कि बाद में, ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, आफ्टर ओरल एग्रीमेंट करा टू क्या, उसे कुछ मॉडिफाई करवाने के लिए या रिसाइड करवाने के लिए, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। और ये उन्हीं केसेस की रिलेटेड बात कर रहे हैं जिसमें रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं था, ठीक है। लॉ रिक्वायर्ड टू इन राइटिंग और रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लाइन फोर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है कि एक वो डॉक्यूमेंट रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपका रिटर्न में होना चाहिए, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए, एंटर्ड बाय द पार्टीज, और वो पार्टी जो है वो बाद में है, और उसके मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन से रिलेटेड सवाल होना चाहिए, ठीक है, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन से रिलेटेड सवाल होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी आप ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट शुड बी इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका कॉन्टिन्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो ये 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है जो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, पर आपने तब भी रजिस्टर्ड कर लिया और साइन करवा लिया उस पर, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ इससे रिसाइटेड है, आप इससे रिलेटेड भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब बात करें फिफ्थ के, तो फिफ्थ सिंपल सी बात है कि आपका बात करता है कोई कस्टमर या यूसेज से रिलेटेड बात है तो उससे रिलेटेड भी दे सकते हो, बट आपका वो टर्म्स एंड कंडीशन से जो डॉक्यूमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उस टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड। सिंपल सी बात है, आप कस्टम्स एंड यूसेज से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कहते हैं कि ऐसे एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड भी आप बता सकते हो। जैसे मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक विल हुई,
विल हुई जो ए की थी, ए जो था वो मरने की कगार पे था, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि इसके सराउंडिंग्स, यानी कि उस वक्त एट द टाइम ऑफ द मेकिंग इट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट दैट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के वक्त की परिस्थितियां क्या थी, उससे रिलेटेड भी आप ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं, और सॉरी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि इस वक्त ए की तबीयत खराब थी, ए उल्टियां कर रहा था ऐसा, तो इसके सराउंडिंग जब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, ए या बी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, इससे रिलेटेड सराउंडिंग के बारे में आप सराउंडिंग्स के बारे में भी आप एक अनसर्टेनिटी या एम्बिग्यूटी से रिलेटेड भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।